My dear friend, yesterday we have completed around I think, two chapters of sixth standard NCERT. Okay. Now we will see the remaining part of our sixth standard NCERT. I'm enabling share now, share screen option. Okay. Yesterday we have seen the two chapters. I will briefly go through it. Okay. Uh, so that you will also get a revision of it. On for this is the about geography syllabus. Read it. Uh, it is very important when you are reading a new subject. First, make a habit to read the syllabus of that topic. Okay, this is our geography syllabus. Then, in this book, we have around 8 chapters. Uh, First is about our Earth and solar system. Then about globe, latitude, longitude. Then motions of the Earth, maps, major domains of the Earth, major landforms of the Earth, our country India, then India, climate, vegetation, wildlife. Okay. So, in yesterday chapter, we have seen our solar system. Earth is a planet, one of the 8 planets in our solar system. Such solar systems means stars and planet makes clusters. Clusters makes galaxies and I think solar like system makes galaxies. Then after many of such galaxies will make clusters and many clusters will make universe. Okay. तो ऐसा इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन रहता है। हमने देखा था कि मतलब जब पहले जमाने में लोग शिपिंग वगैरह के लिए वॉयजेस पर जाते थे ट्रेडिंग के लिए वगैरह, तो तब कंपास तो नहीं था वो लोग पास, ना ही मैग्नेट था। तो ये लोग कुछ स्टार्स के पोजीशन पे अपनी डायरेक्शन डिसाइड किया करते थे। तो जब भी आप शाम के टाइम नॉर्थ साइड में फेस करके देखोगे तो वहां पर ऊपर एक स्टार दिखेगा जिसको नॉर्थ स्टार कहते हैं। नॉर्थ स्टार कोई पोलर स्टार, एक बहुत ही ब्राइट स्टार रहता है। ठीक है, अब उसको पहचानेंगे कैसे? तो उसके बॉटम में ऐसे 7 स्टार रहते हैं। तो जो 7 स्टार के जो नीचे वाले दो 2 स्टार्स हैं, वो एंगल में देखो बराबर, तो वो एंगल में एक बड़ा एक ऊपर स्टार मिलेगा, उसको नॉर्थ स्टार कहते हैं। तो उस तरीके से आप नॉर्थ डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, सन, मर्क्यूरी सबसे पहले आएगा। मर्क्यूरी आता है, वेनस आता है। सबसे फर्स्ट प्लैनेट नियरेस्ट फ्रॉम द सन इज वेनस, Mercury. सॉरी मर्क्यूरी, 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 Mercury. मर्क्यूरी, यस। देन वेनस, देन अर्थ। इसका न्यूमोनिक भी हमने देखा था, माय वेरी एजुकेटेड, ई फॉर एजुकेटेड, ई फॉर अर्थ। माय वेरी एजुकेटेड मदर, मदर मतलब मास, माय वेरी एजुकेटेड मदर सर्व्ड अस, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, उसका निमोनिक नेक्स्ट पेज पे दिया गया, वो आप देख लेना। और याद रखो, तो एस्टोराइड बेल्ट है वो मर्क्यूरी और जुपिटर के बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टोराइड बेल्ट। और इसका जो नेपच्यून के बाद है ना, और एक बेल्ट आता है, उसको क्यूपर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखो, क्यूपर बेल्ट और एस्टोराइड बेल्ट। ठीक है, ये निमोनिक है, ये देखेंगे। फिर अर्थ का शेप हमने देखा था। अर्थ का जो शेप है, देखो अर्थ ना ही स्पेरिकल है, ना ही वो एकदम सर्कल है, परफेक्ट सर्कल, क्योंकि पोल पे वो चपटी है और इक्वेटर पे थोड़ा सा बड़ी साइज है अर्थ की। तो वो जो शेप है उसको कहते हैं जीवाइड शेप, GEOID। नाम याद रखना, जीवाइड शेप कहते हैं अर्थ के शेप को, वो एग्जैक्ट स्पेरिकल नहीं। ये हमारा मून है। मून अर्थ से काफी छोटा है, उसके ऊपर पानी नहीं है, इसलिए उसका कलर इस टाइप में। अर्थ के ऊपर पानी ज्यादा है, इसलिए अर्थ ब्लूइश दिखता है आसमान से जब आप देखोगे। ठीक है, और जो मून का है, मून का डायमीटर 1/4 मतलब अराउंड 1/4। जैसा अर्थ का डायमीटर कितना है आप बताएंगे? अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ अर्थ तो ये बता पाएंगे अप्रोक्सीमेट, या फिर रेडियस ही बता दो? आवाज तो आ रहा है ना मेरा आप सबको? Sir, 12,000 kilometers. हाँ, यस यस, आपने सही बोला, 12,000। ये देखो, ये जो इतना हिस्सा है ना सेंटर से लेकर एंड तक, इसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, और यही अगर मैं डिस्टेंस ले लूँ, इसको डायमीटर कहते हैं। तो अर्थ की अगर रेडियस देखेंगे तो 6,000 है।
तो डायमीटर अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 12,000 किलोमीटर, इतना है। अब देखो, और इंडिया इंडिया अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है हमारा, सपोज उसको मैं रफ एक मैप बना देता हूँ। ये सपोज इंडिया है, तो इंडिया का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट पता है आपका? गुजरात से लेके अरुणाचल तक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस 3,000 kilometers. हाँ 3,000, गुड गुड गुड, ये 3,000 है। तो देखो ये मतलब 3,000, तो ये हाफ पार्ट में दो इंडिया बैठ जाएंगे, टोटल इसमें मतलब 4 इंडिया, इतना मतलब डिस्टेंस है। बस इमेजिन करने के लिए बता रहा हूँ, मतलब ऐसा 4 इंडिया एक के बाद एक आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें अभी हमने देखा। और जो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये स्पीड याद रखना, ये कांस्टेंट रहती है। इतनी बहुत ज्यादा स्पीड है अर्थ की, इतना किलोमीटर पर सेकंड जाते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में उतना किलोमीटर जाएगा सनलाइट। फिर भी सन से अर्थ तक आने के लिए सन रेज को 8 मिनट्स लगते हैं, 8 मिनट्स। जब वहां से सन से निकलता है तो इंडिया अर्थ पे आने के लिए 8 मिनट। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट एस्ट्रोनॉट था जो कि मून पर चला है, और इंडिया का अभी तक कोई भी आदमी मून पर नहीं गया है, ठीक है। ये चीज समझ। उसके बाद एस्टेरॉइड हमने देख लिए, ये मतलब रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, उसको कहते हैं एस्टेरॉइड, ठीक है। आपने कुछ मिशन सुने होंगे नासा के, जैसा एक रहता है ओजिरिस रेक्स मिशन, या फिर हायाबुसा। तो ये सब एस्टेरॉइड पे जाएंगे, वहां पर सैंपल कलेक्ट करेंगे और अर्थ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझो। इसका जो मिल्की वे गैलेक्सी की फोटो है, ठीक है। हम भी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट, इस तरीके से हमने चैप्टर 1 देखा था। अभी हम चैप्टर 2 के बस देखो, यहाँ पर दो ही चीजें, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसको समझना है। लैटिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल जो सर्कुलर लाइंस रहते हैं उसको लैटिट्यूड कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड मतलब जो वर्टिकल सर्कुलर लाइंस रहते हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो एकदम 0 डिग्री से जो जाती है उसको इक्वेटर कहेंगे, जैसा यहाँ पर समझ में आएगा। 0 डिग्री से जाएंगे उसको इक्वेटर कहेंगे। जो 23.5 डिग्री से जाती है नॉर्थ में उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जो 66.5 डिग्री से जाएंगी नॉर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर में उसको आर्टिक सर्कल कहते हैं। इसी तरीके से साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रहेगा और अंटार्कटिक सर्कल रहेगा। अब ये जोन्स के नाम याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको हम ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं, ये वार्म रहता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी खुद एक ट्रॉपिकली कंट्री है, तो ये वार्म रीजन है। और यहाँ पर इसको टोरिड जोन कहते हैं, TORRID, टोरिड जोन, इसको याद रखो। इसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल, या फिर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल, ये दोनों के बीच का जो रीजन है इसको कहेंगे टेम्परेट जोन। टेम्परेट मतलब ऐसे याद रखो मॉडरेट, यहाँ पे ज्यादा गर्म भी नहीं रहता, ज्यादा ठंडा भी नहीं रहता। इसलिए जो यूरोप वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज जो है, ये लोकेशन में जो भी कंट्रीज है, दे आर हाईली डेवलप्ड, ठीक है, इकोनॉमी को वगैरह बूस्ट मिलता है। और जो आर्टिक सर्कल के बियॉन्ड जो रीजन रहता है उसको कहते हैं फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ पर फ्रीजिंग हुआ है, आइस रहता है, बर्फ रहता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से देखो, जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये मतलब इंग्लैंड से जाती है, ग्रीनविच मेन टाइम जिसको कहते हैं, और वो अभी ये सामने की साइड हमको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ये ये इसको जो बैक साइड, इसका जो पीछे साइड का हिस्सा है यहाँ पर है, मतलब वो रशिया और चाइना, रशिया और इसके यूएस के बीच से जाता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक कर्व है। ये कर्व इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन जैसा आप क्रॉस करते हो तो आपका डे चेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स है। तो क्या किए हैं आइलैंड, एक तो राइट में रख, मतलब एक कोई आइलैंड जैसे फिजी है, तो फिजी को क्या किए पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पर रख दिए, तो इसलिए थोड़ा सा उसको राइट में सरकाना पड़ा, तो ताकि एक ही आइलैंड पे एक साथ 2 दिन ना हो, इसलिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा, आप इसका कोई वीडियो देखना, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये चीजें समझने के लिए हमको बहुत सारे इमेजेस, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन लगता है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझो। तो ये चीजें हमने देखी थी ब्रीफली, हमने अभी इसको फिर से देखा। फिर यहाँ पर लोकेशन से मैप है, ये ऐड किए हुए पेजेस हैं। ऐसे कंट्रीज जहाँ से इक्वेटर पास होता है, ऐसे कंट्रीज जहाँ से कैंसर पास हो रहा है, फिर इसी तरीके से कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन है, ठीक है। ये सब हमको याद रखना है, पढ़ना है इसको बार बार।
फिर एक प्राइम मेरिडियन जिसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ये यूके से जाता है, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया, माली, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंट्रीज है। और इसके बाद जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो जाता है, वो लाइन जाती है 82 डिग्री 30 मिनट से, ये मिर्जापुर के पास से। और ये लाइन जाती है 6 स्टेट से, ठीक है। और इसका न्यूमोनिक है मौका, MOUCA। मैं 6 स्टेट बोला, ये 5 स्टेट से जाती है, ठीक है। यूपी, उड़ीसा, MP, छत्तीसगढ़, आंध्रा, ठीक है। तो इसको बार बार देखना है। इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है इंडिया से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाता है, कोई बोलेगा मेरे को, कोई बताओ। कैंसर जाता ट्रॉपिक है ऑफ क्योंकि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है ना, क्योंकि हम नॉर्थ साइड में, इक्वेटर के हम नॉर्थ में, तो नॉर्थ में क्या रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जाता है गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और 2 स्टेट है, त्रिपुरा से भी जा रहा है और मिजोरम से भी जा रहा है, ठीक है। तो ये याद मेरे को। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी हमने कल ही देख लिया था, आज हमने रिवाइज किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज में, हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, यहाँ पर हमको देखना है मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ के जो मोशंस रहते हैं, ओके। मेरे को बता, अर्थ के कितने टाइप के मोशन रहते हैं, कोई बताएगा? टाइप सर। 2 टाइप के रहते हैं, सही सही सही। एक है अर्थ अपने आप रिवॉल्व करता है, और दूसरा क्या है, अर्थ सन के आतरफ भी रिवॉल्व करता है। जब अर्थ खुद के आतरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसको कहते हैं रोटेशन, रोटेशन, ठीक है, उसको रोटेशन कहेंगे। और जब अर्थ सन के अराउंड मूव करेगा तो उसको कहेंगे रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, तो ये 2 मोशन उसके नाम याद रखना है, ठीक है। और जो अर्थ जो प्लेन में सन को रोटेट करता है उसको कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66.5 विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ये देखो, ये अर्थ है अपना, ठीक है। लेकिन अर्थ क्या है, स्ट्रेट नहीं, इंक्लाइंड है। जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये वाली लाइन, ये इंक्लाइन है। और यहाँ पर देखो, अर्थ तो रोटेट हो रहा है हमारा वेस्ट टू ईस्ट ऐसा, ठीक है। लेकिन वो इंक्लाइन है, जो ऑर्बिटल प्लेन, ये जो प्लेन है, डॉट डॉट लाइन जो दिख रही है ना, इसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। मतलब जिसमें अर्थ घूम रहा है, ठीक है। और वो उसका जो एंगल है अर्थ के, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल से, वो 66 डिग्री है, ठीक है। और ऐसा वर्टिकल से देखेंगे तो 23.5 डिग्री। इसको क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ अर्थ इंक्लिनेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये 23.5 जो इंक्लिनेशन है, ये बहुत सारी चीजें मैटर करता है, ठीक है। अब देखो साइड में डायग्राम दी गई है, सन है और अर्थ, ठीक है। और ये अर्थ तो थोड़ा सा क्रॉस में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि मतलब कुछ हिस्सा, अब जैसा नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये जो डायग्राम है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का ज्यादा पार्ट क्या है, रिसीविंग सनरेज, सनरेज रिसीव कर रहा है ज्यादा पार्ट, ठीक है। ये हिस्सा, एक्स्ट्रा हिस्सा भी सनरेज रिसीव कर रहा है। लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है कि मतलब जो पोल का जो हिस्सा है ना, पूरा के पूरा भी सन रिसीव नहीं कर रहा है, सनरेज नहीं मिल रहे हैं इसको। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डायग्राम है, तो ये डायग्राम के हिसाब से मेरे को, मुझको बताओ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर रहेगा या विंटर रहेगा, ये डायग्राम में? समर सर। समर रहेगा, क्योंकि नॉर्थ में ज्यादा सनरेज जा रहे हैं ना, क्योंकि ज्यादा फेस नॉर्थ का सन के साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे समर रहेगा। और जो साउथ में है तो वहां पे उल्टा रहेगा, वहां पे उल्टा मतलब वहां पर विंटर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज समझना है आपको। तो ये जब होता है, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हो इंडिया में समर कब रहता है, जनरली हम मार्च से देखते हैं, मार्च, जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। 4 महीने हम समर लेते हैं, तो वही रहता है। तो यहाँ पर भी समर मतलब ये पीरियड है, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसा पोजीशन है, नहीं अभी तो विंटर है ना अपने पास, ठीक है। विंटर के जाने के बाद ये रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज को समझना। इसका कुछ टर्म्स आते हैं, जैसा पेरीहेलियन, अपेहेलियन। पेरीहेलियन, पी से याद रखो, पी मतलब पास, मतलब करीब। जब अर्थ क्लोजेस्ट टू सन रहता है इसको कहते हैं पेरीहेलियन। और जब अर्थ अवे फ्रॉम द सन रहता है उसको अपेहेलियन, ए से अवे, अवे उसका निमोनिक है, अवे, ए फॉर अवे, ठीक है। अगर आप ऐसा देखा जाओगे, देखोगे, तो अर्थ सबसे ज्यादा करीब रहता है सन के जनवरी में, ठीक है।
लेकिन जनवरी में तो विंटर आता है अपने पास, दिसंबर जनवरी, ठीक है। तो मतलब अर्थ का डिस्टेंस उतना ज्यादा मैटर नहीं करता समर और विंटर डिसाइड करने के लिए, या फिर सीजन डिसाइड करने के लिए। बट अर्थ का जो इंक्लिनेशन है, कौन सा पार्ट ज्यादा फेस कर रहा है सन को, वो मैटर करता है सीजन डिसाइड करने में। इस पर काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीजनल डिफरेंसेस जो है अर्थ के ऊपर, तो वो किस वजह से। तो ऑप्शन देगा रोटेशन ऑफ अर्थ, दूसरा देगा रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, तीसरा देगा अर्थ इंक्लिनेशन 23.5 डिग्री। मैं मुझको बता इसका आंसर क्या रहना चाहिए। revolution of the earth. रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ओके। और कोई ऑप्शन? सर टिल्ट क्या क्या कहा आपने? सर अर्थ इज 23 डिग्री भाग। हाँ हाँ हाँ, देखो रिवॉल्यूशन से क्या हो रहा है अर्थ के, अर्थ जब रिवॉल्व कर रहा है ना, तो वो बस सन के पास और दूर हो रहा है। अभी मैं आपको बताया, ज्यादा फर्क नहीं गिरा है। सन के पास है हम जनवरी में, तब भी हमारे पास विंटर है। मतलब ऐसा नहीं है, तब तो फिर समर ही रहना चाहिए था जनवरी में, ऐसा नहीं है। एपेहेलियन में अवे रहता है जुलाई में, लेकिन तब तो हमारे पास समर है, ठीक है। तब तो ऐसे ज्यादा अर्थ के रिवॉल्यूशन का मैटर नहीं करता है, ना ही अर्थ के रोटेशन का। रोटेशन से बस दिन और रात होती है। लेकिन जो सीजन्स हो रहे हैं, समर आ रहा है, विंटर आ रहा है, तो ये जो पीछे वाली डायग्राम देखी हमने, अर्थ के इंक्लिनेशन की वजह से हो रहा है। कुछ पार्ट में ज्यादा सनरेज आते हैं, कुछ पार्ट में कम आते हैं। जहाँ पे कम आते हैं वहां पे विंटर रहेगा, जहाँ पे ज्यादा आते हैं वहां पे समर रहेगा। तो ये सिंपल। तो क्या कहना आप, जब भी सीजनल का क्वेश्चन आए तो अर्थ के इंक्लिनेशन की वजह से होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद देखो, ये जो नेक्स्ट पेज पे है वो डायग्राम देखिए, अलग अलग पोजीशन से अर्थ के, ठीक है। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के दिए गए, ठीक है। अब देखो हम जून से स्टार्ट करते हैं। ये वाली लेफ्ट वाली डायग्राम, ये जून का पोजीशन है। जून में देखो ऑब्वियस है, हमारे पास इंडिया में समर रहता है, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर है। तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर का ज्यादा तो पार्ट क्या रहेगा, सन रेज के सामने। तो देखो आप, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ज्यादा पार्ट सन रेज रिसीव करता है, ठीक है। और नीचे वाला साउथ में कम पार्ट सनरेज रिसीव करेगा। इसके वजह से क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे आता है 21 जून को। लॉन्गेस्ट डे और नाइट हम बोलते हैं ना, 12-12 घंटे के रहते हैं। तो एक्चुअली वैसा रहता नहीं, मतलब कभी कभार रहता है। लेकिन समर में क्या रहता है, दिन बड़ा रहता है। तो सबसे बड़ा दिन जो रहता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 जून को रहता है, उसको समर सॉल्स्टाइस कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। इसी तरीके से एक रहता है विंटर सॉल्स्टाइस। अब विंटर सॉल्स्टाइस का क्या मीनिंग रहेगा, कोई बताएगा मुझको? सर नाइट बड़ी रहती, डे छोटा रहता है, हम्म, लॉन्गेस्ट नाइट रहती है। नाइट बड़ी रहेंगी सदर्न हेमिस्फीयर में या नदर्न हेमिस्फीयर में? सर नॉर्थन हेमिस्फीयर में। हाँ, क्योंकि देखो, तो दिसंबर में विंटर है हमारे पास। अब तो क्या है, नाइट बड़ी रहती है विंटर में। तो 21 दिसंबर की सबसे लॉन्गेस्ट नाइट रहती है, ठीक है। इसको कहते हैं विंटर सॉल्स्टाइस, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसी तरीके से अभी जो बीच वाले पोजीशन है, इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे इक्वल नाइट, 12-12 घंटे की। ऐसा 2 ही दिन होता है साल में। एक बार होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स जिसको कहते हैं, वो मार्च में रहता है, 21 मार्च। मतलब 21 मार्च को डे इज इक्वल टू नाइट, ठीक है। और दूसरा रहता है ऑटमन, ये रहता है सितंबर में, 23 सितंबर। इसमें क्या रहेगा, डे इज इक्वल टू नाइट, ठीक है। तो ये चारों पोजीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग, समर, और उसके बाद ऑटमन, और यहाँ पर विंटर, ठीक है। ये डायग्राम अच्छे से पढ़ना है। ये फिर से और एक वैसे सेम डायग्राम है, अर्थ का पोजीशन वगैरह दिखाया गया है, ठीक है। तो वही वही चीज है, डायग्राम सेम चीज दिखाई। तो ये इम्पोर्टेंट, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बार बार देखो, बार बार समझो, इसकी वीडियोस देखो और पढ़ो, ठीक है। सर स्प्रिंग स्प्रिंग बताइए ना सर फिर से एक बार। स्प्रिंग, देखो ये स्प्रिंग जो है ना, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, स्प्रिंग यहाँ पर भी लिख रहा है, यहाँ पर भी दे रहा है। तो ऐसा नहीं है। ये जो स्प्रिंग है ऊपर वाला जो बोला है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। स्प्रिंग नदर्न हेमिस्फीयर में रहता है मार्च में, और ये जो नीचे स्प्रिंग है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है सितंबर में। मतलब अपोजिट रहता है, ठीक है। अब स्प्रिंग देखो जनरली मार्च में रहता है, और 21 मार्च को क्या रहता है, डे इज इक्वल टू नाइट।
क्योंकि अब ये टाइम पे क्या होगा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि अर्थ जैसा हमने देखा समर में नॉर्थ हेमिस्फीयर का ज्यादा पार्ट सनरेज रिसीव कर रहा है और साउथ हेमिस्फीयर का कम पार्ट में सनरेज आ रहा है, तो इसलिए समर सॉल्स्टाइस हो रहा है। लेकिन ये पोजीशन में क्या होता है, जो दोनों स्पीयर है हमारे अर्थ के इक्वल रोशनी रिसीव करते हैं, ठीक है, दोनों पार्ट इक्वली सिचुएटेड रहते हैं, साउथ हेमिस्फीयर भी नॉर्थ हेमिस्फीयर भी। तो उसलिए क्या होता है, डे इज इक्वल टू नाइट, डे भी उतना रहेगा नाइट भी उतनी रहेगी, 12-12 घंटे। सेम ये सही ऑटमन इक्विनॉक्स में होता है, ठीक है। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, इतना ही समझो कि इक्विनॉक्स मतलब क्या रहता है, इक्वल डे इक्वल नाइट रहता है। और वो कब रहता है, तो वो मार्च में एक बार रहेगा और सितंबर में एक बार रहेगा। जनरली 6 महीने का डिफरेंस रहता है, मार्च प्लस 6 मंथ ऐड करो सितंबर, समर में जून प्लस 6 मंथ ऐड करो दिसंबर, ठीक है। तो ऐसा भी याद रखिए। और सबको भी 21 दिसंबर, तारीख सबकी याद मत रखो, 21 दिसंबर बोल दिए तो भी, 21 तारीख बोल दिए तो भी चल जाएंगे, ठीक है, उसके अराउंड। तो वो भी कर दिए तो ठीक है, ये हो गया। तो ये चैप्टर में यही था, चीज समझना, डायग्राम को अच्छे से समझना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, अभी आसान आसान चैप्टर, यहाँ पर मैपिंग कैसे करना है वगैरह वो सब चीजें बताई गई। फिजिकल मैप, फिजिकल मैप मतलब ऐसे मैप जहां पर हम माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, ये सारी चीजें दिखाई हुई रहती है, इसको ही फिजिकल मैप और रिलीफ मैप कहते हैं। जनरली ओशंस रहा तो कैसा बताते हैं, देखो ओशंस है तो जैसा ब्लू कलर रहता है, आपने एटलस देखा होगा, ठीक है। तो ओशंस में जनरली ब्लू कलर देखेंगे आप, या फिर माउंटेन है तो माउंटेन में ऑरेंज टाइप में कलर रहता है, जितना ज्यादा हाइट रहे उतना डार्क रहता है वो, ठीक है। और जितना डार्क ब्लू रहेगा उतना ज्यादा आपको डेप्थ दिखेंगी, ठीक है। हाँ, तो हम फिजिकल मैप देख लिए। इसके बाद एक रहता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या रहता है, तो यहाँ पर मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। तो इसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज रहते हैं, जैसा आपका स्टेट है तेलंगाना, तेलंगाना की बॉर्डर वो कितने स्टेट को टच कर रहा है, ठीक है। फिर इंडिया है, इंडिया की बॉर्डर वो उसके नेबरिंग कंट्रीज कौन से है, एशिया कहाँ तक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहाँ तक, लैंड बॉर्डर जहां पर रहती है उसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं, ठीक है। आप एटलास में देखना, फिजिकल मैप बताएंगे, पॉलिटिकल मैप बताएंगे। फिर एक रहता है थीमेटिक मैप। इसमें क्या रहता है, सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप, मतलब एक थीम लेते हैं वो बेसिस। जैसे आप मानसून की फोटो देखो, कहाँ पे ज्यादा बारिश होता है, कहाँ पे कम होता है, उसको कहेंगे थीमेटिक मैप, रेनफॉल बेस्ड। तो इसी तरह फॉरेस्ट पे भी आप मैप बना सकते हो, इंडस्ट्री बेस पे मैप बना सकते हो, इसको कहते हैं थीमेटिक मैप, ठीक है। एक टर्म आती है मैपिंग में, स्केल, स्केल कहते हैं जिसको। स्केल मतलब जैसा इंडिया है, इंडिया अगर ऐसा देखा जाए तो 3000 किलोमीटर लंबा है, 3000 किलोमीटर चौड़ा है। अगर आपको इंडिया एज इट इज लगा निकालना है तो आपको उतना बड़ा मैप लगेगा फिर, है ना। 3000 का पॉसिबल है मैप निकालना? कितना बड़ा पेज लगेगा उसके लिए, पॉसिबल है? इंडिया की इतनी किताब लगेंगी हमको। तो दरअसल वैसा नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, साइज में छोटा करते हैं, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शन वही रखेंगे लेकिन छोटा करेंगे। जैसा हम मैप निकालते हैं ना, मतलब अप्रो वही, मतलब छोटा सा मैप निकालना उसको कहते हैं स्केलिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसमें स्मॉल स्केल एक रहता है, एक लार्ज स्केल रहता है। तो स्मॉल स्केल मतलब एकदम बहुत छोटा कर देना वो चीज को, और लार्ज स्केल मतलब उसको बड़ा मैप जिसको कहेंगे, ठीक है। जैसे आप जूम करते हो ना, जूम मतलब लार्ज स्केल कर रहे हो, और स्मॉल स्केल मतलब उसको छोटा कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है स्केलिंग। इसी तरीके से डायग्राम, कभी मैप देखोगे ना आपको, तो डायरेक्शन रहते हैं, ये ऐसे एक ही डायरेक्शन बताता है मैप में जनरली, ये ऐसा एक ये करेगा और नॉर्थ बोल के लिखेगा वो, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में पता रही ना, बाकी के डायरेक्शन डिसाइड कर सकते कैसा। तो जैसा कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में इमेजिन करो, आप नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग में आप खड़े हो, ठीक है। तो आपके राइट साइड में कौन सी डायरेक्शन रहेंगी, राइट साइड में नॉर्थ में आप फेस करके खड़े हुए हो, तो राइट साइड में ईस्ट। ईस्ट रहेगा, और लेफ्ट में वेस्ट रहेगा, और आपके जो बैक है, बैक में क्या रहेगा, साउथ रहेगा, ठीक है। एक डायरेक्शन भी पता है तो आप बाकी के डिटरमाइन कर सकते हो। और जो चार डायरेक्शन है इसको कार्डिनल डायरेक्शन भी कहते हैं,
कार्डिनल डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है। तो ये चीज थी, आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंबल्स को करते हैं, जैसे रिवर्स हैं, रोड्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, जैसे सिंबल्स हैं, फॉरेस्ट है और चर्च है, मस्जिद है, ठीक है। चर्च रहा तो आपने जीपीएस देखा होगा मैम, सॉरी मस्जिद रहेंगी होंगी तो ऐसा क्रिसेंट टाइप में बताता है, ठीक है। चर्च रहेगा तो क्रॉस बताएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है हमारा, यहाँ पर है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के डोमेन्स क्या है मेजर, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे हम कि अर्थ में मतलब क्या क्या मेजर पार्ट्स हैं, डोमेन्स है, ठीक है। जो अर्थ जो बना हुआ है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट मीट। तीन कंपोनेंट है बोल रहा है वो, meet, overlap, and interact. The solid portion of the earth on which we live is called lithosphere. जो सॉलिड पोर्शन है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो सरफेस है, लैंड सरफेस जो है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब होता है रॉक, ठीक है। दूसरा है द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। जो जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये कहाँ से आता है, एयर। तो एयर है हमारे सराउंडिंग में, तो इसको ये कहते हैं एटमॉस्फेयर, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found, ठीक है। तो ये दूसरा स्फीयर होगा एटमॉस्फेयर। अब इसके बाद क्या रहता है, वाटर कवर्स a very big area of earth surface and this area is called as hydrosphere, ठीक है। हमको पता है अर्थ वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो 70% ओशन है, 30% अराउंड लैंड है, ठीक है। ओशन में जो वाटर है 97% वाटर इज इन ओशन, ठीक है। तो ये सारे जितने भी वाटर बॉडीज हैं इसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब वाटर। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट इज आइस, वाटर, वाटर वेपर, ओके। अब ये तीनों स्फीयर हैं, तो ये जब तीनों स्फीयर जब मिलते हैं तो वहां पर क्या होती है, लाइफ एग्जिस्ट होती है। क्योंकि बिना वाटर के लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी, बिना एयर के भी लाइफ नहीं मिलेंगी, बिना सरफेस के भी लाइफ रहना मुश्किल है। तो ये जो तीनों स्फीयर जहां पे इंटरैक्ट करते हैं वो रीजन कहते हैं बायोस्फीयर। Biosphere is the narrow zone where we find land, water, air together, which contains all the forms of life. तो क्या है बायोस्फीयर में, नैरो जोन है जहां पर लैंड, वाटर और एयर क्या करते हैं, टुगेदर है। यहाँ पर इससे डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर, और तीनों का जहाँ पे इंटर कनेक्शन होगा वहां पे बायोस्फीयर। क्योंकि तीनों जब मिलेंगे तभी वहां पर ऐसी कंडीशन जनरेट होंगे कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो हम भी कहाँ पे रहते हैं, तो आप बोलना कि हम बायोस्फीयर में रहते हैं, ठीक है, जहां पर ये तीनों चीजों का एक्सेस है, ठीक है। इसमें से एक चीज भी चली गई तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये अर्थ के डोमेन्स थे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे एक मिनट, इससे पहले यहाँ पर भी एक डायग्राम है, ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है ना, उसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इन ऑस्ट्रेलिया में, 3500 किलोमीटर। हम कुछ मैप्स ऐसे ही देखते जाएंगे, ठीक है, बीच बीच में। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, और ये जो येलो कलर का जो पार्ट है इसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दरअसल माउंटेन रेंज है, ठीक है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया में उसको ग्रेट डिवाइडिंग, क्योंकि डिवाइड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को, जो कोस्टल रीजन है और इंटीरियर पार्ट, ठीक। ये एक हो गया। फिर नेक्स्ट पेज पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ल्ड के मेजर माउंटेन्स दिए गए। तो ये वर्ल्ड के मेजर माउंटेन रेंजेस हमको पता रहना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं एशिया से। एशिया में देखो जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वो हिमालयन माउंटेन रेंज है, ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज। उसके बाद जो दूसरी माउंटेन रेंज है जो हम देख रहे हैं रशिया के पास, उरल माउंटेन रेंज है, उरल, ठीक है। उरल माउंटेन रेंज रशिया, रशिया अगर आप देखोगे मैप में तो यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। तो रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में आता है, कुछ पार्ट एशिया में आता है। तो वो जो सेपरेट करता है ना उसको उरल माउंटेन, उरल माउंटेन के वेस्ट में जो पार्ट है वो यूरोप में आएगा रशिया का, और जो ईस्ट में है वो एशिया में आएगा, ठीक है। फिर यूरोप में जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है वो आल्प्स है, आल्प्स, ठीक है। आप देखना इटली के ऊपर, इटली के ऊपर और स्विट्जरलैंड के नीचे वो आल्प्स रेंज है, ठीक है। फिर अफ्रीका में देखो एटलास माउंटेन है जो ऊपर दिख रहा है, एटलास माउंटेन मोरक्को के पास, ठीक है। तो ये अफ्रीका में एटलास माउंटेन, ठीक है। इसके बाद नीचे साउथ अफ्रीका में ड्रकेंसबर्ग माउंटेन रेंज है, ठीक है, ड्रकेंसबर्ग माउंटेन रेंज। ऑस्ट्रेलिया में जो अभी हमने देखा
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, अब ये तो हो गए यहाँ के। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखो, रॉकीज माउंटेन रेंज, ठीक है, रॉकीज माउंटेन रेंज ये है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और एपेलेचियन माउंटेन रेंज, ये समझो ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, वहां पर एपेलेचियन माउंटेन रेंज आएगा, ठीक है, रॉकी और एपेलेचियन। और उसके बाद नीचे जो साउथ अमेरिका रहेगा वहां पर एंडीज, एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पर है बोले तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एंडीज माउंटेन रेंज है। एंडीज देखो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द लैंड है, ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द लैंड। अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, गेस करो कौन रहेगा? हिमालय। ओके, और कोई ऑप्शन? एंडीज सर। हिमालय के अलावा और कोई? एंडीज। एंडीज, एंडीज तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन लैंड है, ठीक है। तो मुझको क्या सर बोलना होगा? वाटर में अटलांटिक ओशन में है सर, हाँ हाँ, बराबर बराबर, क्योंकि डिवाइड ओशंस में साउथ जो अमेरिका माउंटेन एंड, रेंजेस होते हैं। हाँ हाँ, बराबर बराबर, तो आपने जो कहा ना, इसको क्या क्या कहते हैं लेकिन वो माउंटेन रेंज को जो ओशन में रहती है, ये अभी जो मैं लाइन बनाई वो माउंटेन रेंज है, उसको कहते हैं मिड ओशनिक रिज, ठीक है। ओशन में जो रहते हैं मिड ओशनिक रीजेस, ठीक है। तो ये MOR जिसको कहते हैं वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द वर्ल्ड है। अगर लैंड की पूछता है तो एंडीज है, और ओवरऑल पूछता है तो ये मिड ओशनिक रेंज इन अंटार्कटिका, सॉरी अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट पीक है हमको पता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले गए थे एडमंड हिलरी, न्यूजीलैंड के थे, और तेनजिंग नॉर्गे शेरपा, इंडिया के। एडमंड हिलरी और तेनजिंग नॉर्गे, ये लोग गए थे 1953 में, बहुत पहले, मतलब जब नेहरू का पीरियड था। उसके बाद देखो फर्स्ट वुमन की अगर बात की जाए तो जंको ताबेई, ये जापान के थे, ये गए थे फर्स्ट वुमन टू रीच द समिट ऑन 16, ठीक है। और अगर इंडिया की अगर बात करें, इंडियन वुमन, तो बचेंद्री पाल ये गए थे 84 में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की अगर हाइट देखी जाए 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल है, और द ग्रेटेस्ट डेप्थ, और अगर डेप्थ की अगर बात की जाए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट, तो वो है 11,022 मीटर्स रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। एक मरियाना ट्रेंच है जो डीपेस्ट होल्स रहते हैं, उसको ओशंस में उसको ट्रेंचेस कहते हैं। मरियाना ट्रेंच पैसिफिक आइलैंड में, फिलीपींस एक कंट्री है उसके पास आता है मरियाना ट्रेंच। तो उसका जो डेप्थ है 11, अराउंड 11 किलोमीटर, और जो अर्थ की लॉन्गेस्ट हाइट है तो 8.8 किलोमीटर। तो मतलब क्या अर्थ ज्यादा डीप है, डीपेस्ट पॉइंट ज्यादा डेप्थ में है रादर देन हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज हमको समझना है। फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि मतलब जैसा जो कॉन्टिनेंट वाइज हर एक कॉन्टिनेंट का एक पीक, उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना चाहिए। अभी अर्थ का हेड्रोस्फीयर है, हेड्रोस्फीयर मतलब जहाँ पे वाटर मिलता है, तो सबसे ज्यादा जो वाटर ऐसा देखा जाए तो ओशन में 97.2% है। तो मतलब ये जो वाटर है साल्ट वाटर है, मतलब हमारे काम का है। अब बचा हुआ जो है 2.8% वो फ्रेश वाटर रहेगा, मतलब मीठा पानी जिसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें इश्यू क्या है, उसमें भी 2.77% ये आइस में है, फ्रोजन फॉर्म में, तो और ग्राउंड वाटर में। तो बचेगा कितना, 0.03%। ये क्या है, अवेलेबल फ्रेश वाटर है 0.03%। इसने पानी पे ही पूरा सब चल रहा है हमारा, ठीक है। 0.03% जो ड्रिंकिंग वगैरह नीड्स है हमारे, तो अवेलेबल फ्रेश वाटर है 0.03%। इस साल का क्वेश्चन है, उसने पूछा था मतलब बोला कि मतलब उसने क्या क्या दिया ऑप्शन में, लेक्स दिया, ग्राउंड वाटर दिया, मॉइस्चर इन एयर और रिवर्स वगैरह, और बोला कि सब वाटर क्वांटिटी के हिसाब से उनको अरेंज करो, ठीक है। जब हम 11th की एनसीईआरटी देखेंगे तब एक चैप्टर ही है इस पर, तब उसको हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अंटार्कटिका पे हमारे रिसर्च स्टेशन भी हैं, हमने स्टडी करने के लिए बनाए हैं, जिनका नाम है मैत्री है, भारती है, गंगोत्री है, ठीक है। ये नाम ध्यान में रखना, जो हमारे रिसर्च स्टेशन। कोई मुझको बताएगा आर्टिक पे हमारा एक रिसर्च स्टेशन है, उसका नाम कोई बता पाएगा? आर्टिक स्टडी करने के लिए हमने एक रिसर्च स्टेशन बनाया वहां पर।
एनी गेस? आवाज तो आ रहा है मेरा? हेलो? जी सर आ रहा है आवाज। हिमाद्री। हाँ, तो देखो आर्टिक रीजन में हमारा रिसर्च स्टेशन है। अंटार्कटिका में तो मैत्री और गंगोत्री है, और आर्टिक है उसका नाम हिमाद्री। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है हमारा, जो कि आर्टिक रीजन में, इसको लिख लेना अपने पास, ठीक है। कॉन्टिनेंट वगैरह है, फिर ओशंस, ओशंस का भी हमने देखे। ओशंस में देखो क्या रहता है, ओशंस हम जब भी देखा बीच पर वगैरह गए होंगे तो वेव्स आते हैं, ठीक है। जो बड़े वेव्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं? टाइड कहते हैं। टाइड में भी दो टाइप रहते हैं, हाई टाइड रहता है, लो टाइड। हाई टाइड मतलब क्या होता है, आप गए होंगे आपको पता होगा। हाई टाइड क्या रहता है? वाटर क्या होता है हाई टाइड में? मतलब अंदर तक आ जाता है जमीन पर, ज्यादा इंटीरियर तक। और लो टाइड मतलब वाटर रिसीड करता है बैकवर्ड टू ओशन, तो उसको कहते हैं हाई टाइड, लो टाइड, ठीक है। और उसके बाद जो करंट रहता है, ओशन करंट। ओशन करंट क्या रहता है? बिगर वर्जन ऑफ टाइड। टाइड का बिगर वर्जन मतलब करंट, और बिगर वर्जन ऑफ वेव्स मतलब टाइड, ठीक है। टाइड वेव्स ये सब ओशन से रिलेटेड। इसके बाद देखो ये जो मैप है, डबलिन, डबलिन सिटी कौन से कंट्री में, कोई बताएंगे? डबलिन किसका कैपिटल है? आइसलैंड। हाँ, आइसलैंड तो नहीं, आइसलैंड, ओके ओके, आइसलैंड बराबर। आइसलैंड कैपिटल डबलिन है, ओके। तो वहां पे देखो डबलिन, देखो उसके वेस्ट में, वेस्ट साइड में इंडेंटेड कोस्टलाइन दिया है। इंडेंटेड मतलब क्या रहता है? बहुत ही रफ रहता है, एकदम रफ मतलब ऐसा कटा हुआ, ठीक है। दिख रहा है आपको कितना ये है? तो ये जो है इंडेंटेड मतलब एकदम इरेगुलर कोस्टलाइन। लेकिन इसका फायदा क्या है? यहाँ पे हार्बर्स, पोर्ट्स बनाना बहुत आसान रहता है, नेचुरल हार्बर्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, लोकेटेड है। जहां पर भी इंडेंटेड कोस्टलाइन रहता है वहां पर बड़े पोर्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा सबसे ज्यादा जो इंडेंटेड कोस्टलाइन है, तो वहां पे बाजू में दिया है, द कोस्टलाइन ऑफ सर वो अटलांटिक ओशन। आयरलैंड है सर। आयरलैंड है ना? ओके ओके, उसको भी कंफ्यूजन हो रहा था। इट इज आयरलैंड। आयरलैंड मतलब जो यूके के बाजू में है, इंग्लैंड के बाजू में जो है आयरलैंड, ठीक है। आइसलैंड थोड़ा सा ऊपर आता है। अब यहाँ पर देखो, द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। दिस irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports, ठीक है। तो अटलांटिक में सबसे ज्यादा बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, जैसे लंदन है, या फिर न्यूयॉर्क है, या फिर अफ्रीका के पोर्ट्स वगैरह, ये सब अटलांटिक कोस्ट पर ही है, ठीक है। इंडेंटेड ये वर्ड याद रखो, ठीक है। इसके बाद बात जो नीचे वाली जो डायग्राम है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर के लेयर्स दिए हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मो, एक्सो। ट्रोपो जो रहता है 0 to 12 किलोमीटर रहता है, स्ट्रेटो 12 to 50 रहता है, मेसो 50 to 80 रहता है, और फिर 80 के बाद थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर, ये सब आएंगे, ठीक है। ट्रोपोस्फियर आप देखोगे जो पैराशूट फ्लाइंग वगैरह हो रही है उसमें होती है, या जो एयरक्राफ्ट आपके फ्लाई होते हैं वहां पर ही होते हैं। अब स्ट्रेटोस्फियर की बात की जाए, कोई बता सकता कि ओजोन गैस कहां पर रहता है? ओजोन लेयर कौन से स्फीयर में रहता है? एनी गेस? ओजोन लेयर जो हमको अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रेटोस्फीयर। हाँ, ओजोन लेयर रहता है अपर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, वो याद रखना। फिर स्ट्रेटोस्फियर हो गया, फिर मेसोस्फियर। मेसोस्फियर में तो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन आइनोस्फियर जो रहता है ना, इसके ऊपर है, वहां पे दिया नहीं है, एक्सोस्फियर का ही पार्ट है समझो। आइनोस्फियर में जो हम कम्युनिकेशन वगैरह जो करते हैं ना, रेडियो वेव से वगैरह, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो अर्थ से जो सिग्नल जाते हैं तो वहां से वो आइनोस्फियर से रिफ्लेक्ट होते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखना, आइनोस्फियर कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट। ये पूरा बायोस्फीयर बताएं, मतलब यहाँ पर पानी भी है, लिथोस्फीयर मतलब वो लैंड सरफेस भी है, और एटमॉस्फेयर भी है, तो तीनों मिलके क्या होता है? बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। और एनिमल्स वगैरह सब ये सब चीजें भी हैं, ठीक है। तो ये अच्छा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये चीज हम देखेंगे कि अर्थ के मेजर लैंड,
तो कोई बताएगा लैंडफॉर्म्स मतलब क्या रहता है? सब प्लेटू, प्लेन्स, माउंटेन्स। हाँ, जो अलग अलग टाइप्स है हमारे, माउंटेन, रिवर वैलीज, प्लेटूज, प्लेन्स, तो ये सारी चीजें आप कहेंगे लैंडफॉर्म्स में। तो यहाँ पे जैसे नीचे डायग्राम में दिया है, दिस लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। तो ये जितने भी लैंडफॉर्म्स है इसके पीछे बनने की वजह रहती है, जनरली दो रीजंस रहते हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। हम जहाँ पे रहते हैं वो स्लोली मूव हो रहा है। Within the earth a continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to upliftment and sinking on of the earth's surface at several process. अब इसको समझो, हम पढ़ते हैं अर्थ जो बना है दो प्रोसेसेस है। एक तो है मतलब एक एक्सोजेनियस प्रोसेस, मतलब जो अर्थ के इंटीरियर के प्रोसेस से बनता है, और एक रहता है एक्सोजेनिक मतलब बाहर के फोर्सेस से। तो जैसा देखो, ये मतलब इंडो जैसा आपके माउंटेन्स है, माउंटेन्स को क्या होगा, एक्सोजेनिक मतलब जो फोर्सेस है, जैसा आपका विंड्स है, एयर है, वाटर है, ये सारे क्या करते हैं ओवर द पीरियड इसको इरोजन करते हैं, वियर एंड टियर करते हैं। तो विंड्स क्या होता है, बहुत सालों बाद मतलब 1000 साल बाद क्या होगा, माउंटेन का हिल बनेगा। फिर हिल का 1000 साल बाद क्या होगा, हजारों साल बाद वो प्लेन बनेगा। मतलब उसका वियर एंड टियर होते रहेगा, टेम्परेचर की वजह से, वाटर की वजह से, एयर की वजह से। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मतलब ये एक्सोजेनिक फोर्सेस। फिर इसी तरीके से अब से वन वे नहीं रहता है, दूसरा क्या रहता है, इंडोजेनिक फोर्सेस रहते हैं। जैसा क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। वोल्केनिक इरप्शन से क्या होगा, आपके माउंटेन्स बनेंगे, है ना, वोल्केनिक माउंटेन। फिर इसी तरीके से हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे आगे। तो उसमें क्या होता है, प्लेट्स जो है अर्थ को डिवाइड किया गया मेजर प्लेट में जो मूव होते हैं। तो ऐसे ही जब अर्थ की जो इंडियन प्लेट है वो कोलाइड हो गई यूरेशियन प्लेट से, तो क्या हो गया, हिमालयन माउंटेन बना। तो मतलब जहां कहीं भी प्लेट का कोलिजन होता है तो माउंटेन बनते हैं। फिर तो इस तरीके से मतलब सिस्टम है, जैसा माउंटेन जैसा खत्म हो रहे हैं वियर एंड टियर से, उसी तरीके से इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से माउंटेन्स बन भी रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है, तो हमको समझना है यहाँ पर। फिर जो हमने इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस, ये पूरा हमने डिस्कस किया। जनरली जो एक्सटर्नल प्रोसेस रहते हैं वो क्या करते हैं, इरोजन करते हैं, वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब ये जो इरोजन हुआ हुआ सब पूरा मटेरियल रहता है, ये किसी और जगह जाके डिपॉजिट होता है और इससे फिर और नया लैंडफॉर्म बनता है। द सरफेस इज बीइंग लोड बाय प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रिबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। एक जगह इरोजन होगा तो एक जगह क्या होगा, डिपोजिशन होगा। ठीक है, ये चीज है। फिर नीचे देखो, माउंटेन के बारे में दिया है। माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस। एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस मतलब जहां पे हाइट ज्यादा रहती है। द माउंटेन्स में हैव स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। समिट मतलब उसका जो पीक रहता है छोटा रहता है, और बेस क्या रहता है, ब्रॉड रहता है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग एरिया से वो बहुत ज्यादा हाइट रहेंगी। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, जैसा आपका माउंट एवरेस्ट वगैरह है। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। आप जितना ज्यादा ऊपर जाओगे आपका क्लाइमेट क्या होगा, कोल्ड होगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, मतलब आप जैसे जैसा ऊपर जाते हो तो वैसे वैसा हाइट क्या होती है, टेम्परेचर कम होता है। जनरली 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जा रहे हो तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। इसी को ही क्या कहते हैं, लैप्स रेट कहते हैं। अब आप, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, एक टर्म लिख लो, टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, ये टर्म जो है इसका मीनिंग क्या रहते हैं और कंसेप्ट क्या है, ये मुझको आप बताना कल कल के लेक्चर में। मुझको कोई याद दिलाना ये होमवर्क की। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, वो क्या रहता है। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया गया, देखो यहाँ पर, इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। जो माउंटेन्स रहता है वहां पर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस रहते हैं। दे आर कॉल्ड एज ग्लेशियर्स, इनको ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी के अंडर भी माउंटेन रहता है, अभी हमने देखा था मिड ओशन रीजन ग्लेशियर होता है। मीन्स ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब रिवर्स ऑफ आइस। जैसा आर्टिक है, अंटार्कटिका, यहाँ पर क्या होता है, पानी नहीं फ्लो होता है रिवर में, आइस फ्लो होता है, तो उसको कहेंगे ग्लेशियर्स।
ठीक है, आप इसके सर्च करो इमेजेस, आपको समझ में आएगा। जैसा हम कहते हैं ना, ओके सर। इंडस जो रिवर है वो ओरिजिन होती है बोखरचू ग्लेशियर से, ठीक है। तो मतलब बोखरचू ग्लेशियर, तो अब हिमालयस में भी ग्लेशियर्स हैं। अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मेल्ट हो रहा है। There are some mountains you cannot see as they are under the sea because of harsh climate. Less people live in the mountain areas. Since the slopes are steep, less land is available for farming. अब इसका स्लोप देखो, स्लोप मतलब उसका उतार बहुत ही स्टीप रहता है। यहाँ पर फार्मिंग वगैरह करना बहुत मुश्किल रहता है माउंटेनियस रीजन पे, इसलिए प्लेन रीजन पे सबसे ज्यादा फार्मिंग वगैरह होती है। ये बाजू वाली जो डायग्राम है यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बोल के दिया गया, ठीक है। दो टाइप के माउंटेन रहते हैं, फोल्ड रहता है और दूसरा दूसरा टाइप क्या है माउंटेन का, कोई बताएगा? ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन रहते हैं, फोल्ड और ब्लॉक। अब फोल्ड में देखो, फोल्ड में क्या है, अब दिख रहा है ना, इमेजिन करो हिमालय को, तो किस वजह से बन रहा है, दो प्लेट कोलाइड हो रहे हैं। जब कोलाइड होते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्रेशन, कहते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स। जब अर्थ का क्रस्ट कॉम्प्रेस होता है तो बीच वाला पार्ट ऐसे ऊपर उठ जाता है, इसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन। ये फोल्ड माउंटेन किस वजह से होता है, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से होता है। इसका एक दूसरा अपोजिट रहता है जिसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। अब ब्लॉक माउंटेन का कंसेप्ट क्या है, अब यहाँ पर पहले वाले में कंप्रेशन हो रहा था, यहाँ पर क्या होता है, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिसको हम टेंशन कहते हैं। टेंशन, ऐसा अर्थ है समझो, अर्थ का ये ब्लॉक है, इसको दो साइड से आप खींचो तो तब क्या होगा, जो बीच वाला जो पार्ट है ना वो नीचे धस जाता है। जैसे यहाँ पे ग्रेबन वाला जो पार्ट है ना, ये नीचे जा रहा है और बाकी वाला ये जो है ये थोड़ा ऊपर हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम टेंशन फोर्स, ठीक है। और बीच में जो पार्ट जो नीचे चला गया, वहां पर क्या होती है, रिफ्ट वैली तैयार होती है, रिफ्ट वैली कहते हैं इसको। जैसा आप पढ़ोगे नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर फ्लो टू रिफ्ट वैली, और उसके पास जो माउंटेन्स है विंध्या और सातपुड़ा, वो क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। विंध्या सातपुड़ा इज अ ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ये चीज आप समझना चाहिए, ब्लॉक और फोल्ड। ब्लॉक होता है टेंशन की वजह से और फोल्ड होता है कॉम्प्रेशन की वजह से, ठीक है। यहाँ पर एक माउंटेन का एग्जांपल दिए हैं, अरवली रेंज। अरवली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अरवली ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड माउंटेन है हिमालय? यंग। यंग है। अब यंग क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी भी उसकी हाइट बढ़ रही है, अभी भी प्लेट का कोलिजन हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है। जब आपकी हाइट एकदम पीक लेवल को पहुंच जाती है और उसके बाद आपका इरोजन होके ओवर द पीरियड हाइट कम होती, तो उसको हम ओल्ड माउंटेन कहते हैं। तो ओल्ड जैसा अरावली है। अरावली कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? राजस्थान। अरावली माउंटेन राजस्थान, राजस्थान में अरावली है, ठीक है। तो ये तो देख लिया हमने माउंटेन। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे डायग्राम दिया है वोल्केनो की, वोल्केनिक इरप्शन कैसा होता है। तो अर्थ का जो इंटीरियर है, जैसा मेंटल है, मेंटल में क्या रहता है, मैग्मा रहता है, मोल्टन मैग्मा रहता है। वो बहुत ही प्रेशर में रहता है, हीट रहती है, प्रेशर रहती है, वो बाहर आने को देखता है। जहां कहीं भी उसको फॉल्ट नजर आता है, फॉल्ट मतलब क्रैक, तो वहां से वो बाहर आने की कोशिश करता है, और जब वो बाहर आता है तो उसको वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। जब मोल्टन अर्थ के क्रस्ट से बाहर आता है उसको लावा कहते हैं। लावा स्प्रेड होता है और उससे क्या होता है, वोल्केनिक माउंटेन्स तैयार होते हैं। जैसा कल हमने देखा था बैरन आइलैंड, या फिर आपका दूसरा एग्जांपल होगा जैसा कि माउंट स्ट्रोम्बोली, या फिर इंडोनेशिया में माउंट सिनबोंग है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे वोल्केनोस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्लेट्यूज। प्लेट्यूज मतलब क्या रहता है, प्लेट्यूज इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड। एलिवेटेड फ्लैटलैंड मतलब प्लेट्यू, जैसा हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, ठीक है। मतलब जैसा आपने पास नदर्न प्लेन है वो थोड़ा सा नीचे है, उसके ऊपर क्या आएगा, डेक्कन प्लेट्यू आएगा, ठीक है। तो प्लेट्यू may have one or more sides with steep slopes. The height of plateau often varies from few hundred meters to several thousand meters. तो जैसा फेमस एग्जांपल है डेक्कन प्लेट्यू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये चीज है। Plateaus are very useful because they are rich in mineral deposit. Mineral deposit यहाँ पर रहते हैं। As a result, many of mining areas in the world are located in plateau region.
जैसा हमारा डेक्कन प्लेटो की बात की तो जैसा छोटा नागपुर रीजन है, बस्तर रीजन है, तेलंगाना प्लेटो है, मिनरल्स बहुत मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्लेट्यूज को याद रखना है। प्लेट्यूज में भी टाइप रहते हैं, खैर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब प्लेट्यूज के बाद एक जो बचता है वो है प्लेन। प्लेन क्या रहता है? लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। इसमें क्या रहता है? लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड रहता है। प्लेट्यू में क्या रहता है? थोड़ा सा फ्लैट लैंड है लेकिन हाइट भी रहती है, उसको एलिवेटेड फ्लैट लैंड रहता है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 meters above mean sea level. Some plains are extremely level. Level मतलब एकदम बराबर सी लेवल के बराबर। Others may be slightly rolling and undulating. लेवल मतलब एक समान लेवल है, और अनड्यूलेटिंग मतलब वेवी शेप में ऊपर नीचे चढ़ उतार भी है। द प्लेन्स आर फॉर्म बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जैसा फॉर एग्जांपल अपना नदन प्लेन ले लो इंडिया का, जो गंगा बेसिन में है। ठीक है, द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, देन दे डिपॉजिट देयर लोड consisting of stones, sand, and silt along their courses and in their valleys. It form these deposits that plains are formed. तो रिवर्स का जो वियर एंड टीयर होता है, इससे आगे जाकर प्लेन्स बनते हैं। ये पीछे एग्जांपल दिया प्लेन्स का, देखो ये पूरा नारियल वगैरह दिख रहा है, शायद ये केरला साइड का वगैरह होगा। ठीक है, अब फिर उसका जो लैंडफॉर्म्स है, लैंडफॉर्म्स के हिसाब से लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होती है। जैसा माउंटेन पे वगैरह है तो वो लोग को मतलब खेती वेती तो नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करेंगे? पास्टोरिज्म वगैरह ये सब करेंगे। प्लेट्यूज वाले लोग मतलब खेती, कुछ लोग खेती करेंगे, कुछ लोग इंडस्ट्रीज वगैरह भी करेंगे। प्लेन वाले लोग मेजर मतलब एग्रीकल्चर वगैरह ये सब चीजें करेंगे। फिर माउंटेन रीजन वगैरह है तो वहां पर टूरिज्म वगैरह वो सब भी डेवलप होता है। ठीक है, ये अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जैसा डेजर्ट है, डेजर्ट का राजस्थान थर्ड डेजर्ट, वहां पे कैमल्स वगैरह वो सब पता है। ये देखो ये वाले बोट्स रेस वगैरह, ये जनरली केरला में वगैरह होता है, जहाँ पे कोस्टल रीजन वगैरह है। ठीक है, ये फॉरेस्ट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो सेटलमेंट दिया गया है। कम रीजन में बहुत सारे घर हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, ठीक है, कम जगह पे बहुत ज्यादा लोग। ठीक है, यहाँ पर देखो ये टी फार्म है। टी फार्म जो रहते हैं स्लोप पे रहते हैं, क्योंकि जो टी है उसके लिए ऐसी जगह चाहिए जहां पर वाटर आसानी से ड्रेन हो जाए, जल्दी से वाटर एक जगह जमा नहीं रहना चाहिए टी प्लांट के लिए, तो इसलिए उसको स्लोप्स पे लेते हैं, हिल स्लोप पे। इसलिए तो आसाम में टील्स हैं, दार्जिलिंग टी वगैरह। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो फिफ्थ वाले डायग्राम थे, घर बहुत नजदीक नजदीक थे, इसको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। और जो इधर 7 नंबर का है, यहाँ पर घर फैले हुए हैं, तो इसको शायद न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं या डिस्पर्स सेटलमेंट, एक दूसरे से दूर दूर घर है। ठीक है, ये रिवर से ये लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं, शायद फ्लड वगैरह आया होगा वहां पर। ठीक है, ये पास्टोरलिज्म की फोटो है, ये मतलब जहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होता है वो रीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाले चैप्टर देखेंगे 7 और 8। ठीक है, तो अभी बताओ कोई डाउट वगैरह है यहाँ पर जो पार्ट हमने देखा है अभी? कोई डाउट है? मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ, पूछो। गोल्डीलॉक्स जोन किसे गोल्डीलॉक्स कहते हैं? जोन, अच्छा अच्छा, गोल्डीलॉक्स जोन ये स्पेस के कंटेक्स्ट में रहता है। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब हैबिटेबल जोन। ठीक है, ऐसा जोन, ऐसा रीजन जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल है। जैसा अर्थ है, सॉरी सन है, सन के एकदम करीब क्या है अपना मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा? मर्क्यूरी पे, मर्क्यूरी गोल्डीलॉक्स जोन में नहीं है। लेकिन जैसा अर्थ है, अर्थ में मॉडरेट टेम्परेचर वगैरह रहता है, या फिर आपका मर्क्यूरी, सॉरी मार्स है, तो मार्स में भी लाइफ फ्यूचर में पॉसिबल है। तो मार्स को हम क्या कहेंगे? वो गोल्डीलॉक्स जोन है मार्स, मतलब वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब ऐसा जोन जहां पे कंडीशन फेवरेबल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, तो उसको हम गोल्डीलॉक्स जोन कहेंगे। तो हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चलो खैर सोलर सिस्टम में तो अभी फिलहाल तो कोई मिला नहीं, कोई बाहर के स्टार्स वगैरह प्लैनेट्स ऐसे मिलते हैं क्या जहां पर अर्थ लाइफ पॉसिबल हो, तो उसको कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, आया समझ में?
यस सर। हाँ, मतलब गोल्डीलॉक्स जोन ऐसा जोन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल। ठीक है, ये चीज है। और कोई डाउट किसी का? ठीक है, तो अब देखो मेरे दोस्तों, अब आप क्या करना, इसको अच्छे से पढ़ो, समझो, बार बार पढ़ो, कोई भी डाउट हुआ तो मुझको कल पूछना है। और तीसरी बात, तो टेम्परेचर इन्वर्जन का होमवर्क दिया हूं, आपको करके आना है। ठीक है, तो अभी एंड करते हैं मीटिंग फिर। हाँ हाँ, सर बोलो। हाँ, इसकी बनाना है क्या अभी शॉर्ट नोट्स? इसकी शॉर्ट नोट्स ये क्या एनसीईआरटी करो अभी, शॉर्ट नोट्स नहीं नहीं, शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, इसको ही 2-3 बार पढ़ो, इस पर ही हाईलाइट करो। ठीक है, जो भी आपको ऐड करना है, यही आपकी ओके सर, नोट्स रहेंगी, इसको नोट्स नहीं बनाए। ठीक एनसीईआरटी है, पढ़ना है बार बार, रिवाइज हाँ, करना है इसको ना ही सर? बार बार पढ़ना है। हाँ, रिवाइज करना है। इसका पीडीएफ मैं लिंक भी भेजा हूँ ग्रुप पर। ठीक है, वो लिंक पर पूरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, वो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, हाँ। ठीक है सर। ये और एक बात पूछना था, आप लोग सब ये नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट देने वाले हो, इस साल वाला? नहीं सर, हम तो अंडर ग्रेजुएट है, अंडर ओके ओके, ग्रेजुएट अंडर बिगिनर। ग्रेजुएट तो आराम से। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वही ठीक। तो फिर हम आराम से चलते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो सर आप इस लोग साल इसको देने अच्छे वाले से, हैं सर हम। हाँ, जो बच्चे दे हाँ रहे हैं, सर, अब इस साल भी देने वाले हैं। ओके ओके, जो अगर दे रहे हैं ना, वो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ पढ़ने की। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा समझो एक एक एनसीईआरटी देखते चल रहे हैं। अब आप लोगों का काम है, आप लोग आगे वाली भी एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, 6 होगी 7 पढ़ो, 7 होगी 8 पढ़ो, 8 होगी 9 पढ़ो, ऐसे 12 तक जाना है मुझे। और पूरे वो भेजा हूं मैं। ठीक है, वो पढ़ो, जो भी चीज नहीं समझ में आ रही लेक्चर में पूछो। ठीक है, और ये तो हम सर आप भी इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कवर करें। पढ़ाएंगे हाँ, इंशाल्लाह। अब फिल्म मैं से पहले इंशाल्लाह क्वेश्चन खत्म करने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब मेरा जो ज्योग्राफी का पार्ट है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जितना जल्द हो सके उतना, और एकदम अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वही हिसाब से। ठीक है, और आप लोग भी साइड बाय साइड जितना हो रहा है वो पढ़ो, टाइम मिल रहा है और भी ज्यादा पढ़ो। ठीक है, उसके आगे वाला भी पार्ट पढ़ो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखो। ठीक है, और कोई बात? ओके सर। हाँ, ठीक है, ठीक है, सर तो आपका ठीक है हाईलाइटेड इंशाल्लाह। पीडीएफ सेंड कर दे सर ग्रुप में। हाँ, मैं भेजा हूँ, मैं आज फिर से वही लिंक भेजता हूँ मैं। वो ड्राइव की लिंक है, उसको आप ओपन करो, पूरे एनसीईआरटी आपको मिलेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, तो वहां से आप लोग ले सकते। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर बाद ग्रुप पर भेज देता हूं। ठीक है, और कोई बात भाई लोग? ठीक है, अभी मीटिंग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक, अल्लाह हाफिज चलो। सर। हाँ, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। ठीक, चलो।